लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 24 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। इसमें से हमारे काम की खबरें ये वाली अच्छी है, ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी की छोटी छोटी खबरें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पीटी के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आते हैं। और सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है और जो पहली न्यूज़ है वो ये दिखाती है कि लगभग 1.2 मिलियन पीपल हैं 2019 में जिनकी मृत्यु हुई, जो मर गए किस चीज़ से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से। ओके, तो ये कॉमन टर्म्स हैं, ये हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए कि क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं और यूपीएससी कई बार इन पर क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, मेंस में भी पूछा गया है। ओके, तो 204 कंट्रीज़ पर स्टडी यहाँ पर हुई। इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो सब सहारन अफ्रीका रीजन में है और साउथ एशिया में भी सबसे ज़्यादा बर्डन है। और साथ ही ये भी बताया कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उन पर सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि 2019 में अनदर 5 मिलियन पीपल जो हैं वो एंटी जो बायोटिक रेजिस्टेंस है उसके रोल के कारण, किसी ना किसी डिजीज़ में उसके रोल के कारण उनकी मृत्यु हुई है। मतलब अदर डिजीज़ में इसका रोल ना होता तो शायद बच जाते ये 5 मिलियन लोग, लेकिन अब इनके भी डेथ देखने के लिए मिली है ड्यू टू द रोल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर हम जैसे बैक्टीरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला, ठीक, आपके शरीर में बैक्टीरिया है। अब यहाँ पर देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो हम स्पेशली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अगर होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं AMR, तो हम अलग अलग तरीके के और पैथोजेंस को भी इस माइक्रोबियल जो वर्ड है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे। अब यह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर आपको बैक्टीरिया है आपके शरीर में मौजूद है, आपने उसको ख़त्म करने के लिए गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपने ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया। ओके, प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ नहीं किया। ओके, या फिर एक्सेसिव मात्रा में यूज़ कर लिया। तो इन सब के कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि बैक्टीरिया ख़त्म तो होता नहीं, बल्कि और ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है। और जब अगली बार आप सेम तरीके की एंटीबायोटिक्स लोगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स को आप जो है वो बुलेट्स के रूप में जानते हो, मेडिकल बुलेट्स के रूप में इनको यहाँ पर कहते हैं। काफ़ी अच्छी तकनीक यहाँ पर थी, लेकिन इसका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है इसके कारण ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है इसके कुछ कोजेज़ भी हैं, लाइक अगर आपने ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबॉडीज़ ले ली, जितनी आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं उससे ज़्यादा ले ली तो दिक्कत हो जाएगी। पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। या फिर आपने लाइव स्टॉक और फिश फार्मिंग के दौरान एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करा है और वो आपकी फूड चेन के द्वारा आपके शरीर में पहुँच गया है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल है, या फिर हॉस्पिटल क्लिनिक्स जो हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं मिले, हाइजीन या पुअर सैनिटेशन के कारण भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। नई रिसर्च इसके ऊपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो साफ साफ डेफिनेशन भी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपेंस व्हेन बैक्टीरिया चेंज एंड बिकम रेजिस्टेंस, मतलब उस पर एंटीबायोटिक्स का फिर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट करना भी भारी पड़ जाता है, उससे आपकी जो हेल्थ कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। ये सब चुनौतियाँ हैं, देखो सब कुछ यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। डाउन टू अर्थ की जो हमारी यूपीएससी स्पेशल सीरीज चलती है, हर महीने उसमें एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये आते हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाए, इनके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ कवर करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट 2 लाइन के आर्टिकल के लिए हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, ये सब कॉमन चीज़ें हैं और आपके कोर सिलेबस का पार्ट बन जाती हैं। आगे चलते हैं और आगे साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पर GM मॉस्क्यूटो ट्रायल्स। तो GM मॉस्क्यूटो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अभी तक आपने ऑर्गेनिजम्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ये आपके मॉस्क्यूटो यहाँ पर आ गए, ये भी एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स ही है। अभी तक बीटी, ब्रिंजल वगैरह टाइप की चीज़ें आई, अभी फूड क्रॉप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये मॉस्क्यूटो जो हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आ चुके हैं। इन शॉर्ट इनको कहते हैं GMMs। ओके, इनका यूज़ क्या है, देखो ये मॉस्क्यूटो हैं, इनमें हमने कुछ जेनेटिक चेंज किए हैं और इन जेनेटिक चेंजेस को करने का मकसद हमारा ये है कि जो मच्छरों की, मतलब मॉस्क्यूटोज़ की जो पॉपुलेशन है उसको हमें कम करना है। इसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। ये ट्रायल्स कहाँ हुए, कैसे हुए, आपके किसी काम के नहीं, बट आप समझो कि इसका कंसेप्ट क्या है GM मॉस्क्यूटोज़ का। GM मॉस्क्यूटोज़ हमने यहाँ पर उनके ट्रायल किए हैं और पता चला है कि ये लगभग जो पॉपुलेशन है एजीड इजिप्टी की, ओके, तो एजीड इजिप्टी आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशल तरीके का है आपको मॉस्क्यूटो है और इसमें जो है वो हमने बायो इंजीनियर तरीके से इसको तैयार किया है। ये आपका जो पॉपुलेशन है मॉस्क्यूटो की उसको 90% तक कम कर सकते हैं। ओके, ये हमने मॉस्क्यूटो की पॉपुलेशंस को कम करने के लिए इसके जीन में चेंजेस किए हैं। ये कैसे वर्क करेगा इसको जानना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली बात तो ये याद रखना कि GMM जो हैं ये मेल मॉस्क्यूटो हैं और ये जो है इनके अंदर लीथल जीन्स हैं उनको चेंज किया गया, मतलब जीन्स को चेंज करके इस तरीके का मॉडिफाई किया गया है
कि जब ये मेट करते हैं, ओके, जब ये प्रजनन करते हैं तो इनके जीन्स जो हैं वो इनके ऑफ स्प्रिंग्स में चले जाते हैं और जीन प्रिवेंट करते हैं फीमेल ऑफ स्प्रिंग को कि वो आगे एक एसेंशियल प्रोटीन जो कि आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है वो प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, ओके, और वो प्रोटीन बन नहीं पाती, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डाई हो जाती है, मर जाती है बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी, ओके, और जो आपकी ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो भी यहाँ पर इसी तरीके से मर जाती हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। इससे जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन है वहाँ पर हम ऐसे इलाकों में उनकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। मॉस्किटो के जो लार्वा ब्रीडिंग साइट्स हैं वहाँ पर इन मॉस्किटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। करंटली एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट भी है, ओके, लेकिन आप देखो कि स्पेसिफिक मॉस्किटो की स्पीसीज़ को भी टारगेट किया जा सकता है जिससे इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल हजार्ड से थोड़ा सा बचा जा सके, ओके। तो लिखा हुआ है व्हेन दे मेट द जीन गेट्स पासिंग ऑन टू द देयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो इनकी ऑफ स्प्रिंग्स में ये आपका जीन यहाँ पर आपका चला जाएगा जिसकी वजह से उनके अंदर जो स्पेशल प्रोटीन होनी चाहिए, बेसिकली आप देखो कि हर एक एनिमल जो है या फिर कोई भी है वो आपका किसी ना किसी प्रोटीन से है, एम्यूनो एसिड उसको यहाँ पर कहा जाता है, ओके, एमिनो एसिड। तो उस सब का वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एलिमेंट, अगर वो सब बनने बंद हो जाएंगे तो लाइफ सर्वाइव नहीं होगी। यही कंसेप्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको जस्ट इतना यहाँ पर जानना जरूरी था। ये सारी डिजीज़ हैं, जीका है, डेंगू है, वेस्ट नाइल फीवर है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, मलेरिया है, इन सब का प्रिवेंशन किया जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो बीमारियाँ भी कम फैलेंगी। इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और मलेरिया एक पैरासाइट, मतलब इसके अगेंस्ट आपकी जो है वो कोई वैक्सीन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हाल ही में वैक्सीन को रिलीज़ किया गया मलेरिया के अगेंस्ट, ओके, मैस्क्यूरिस उसका नाम था, ओके। तो ये सब चीज़ें करंट में रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पहली जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, बट ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड और मॉस्किटोज़ का यूज़ करना। उसके बाद लिखा हुआ है ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट आए हैं, BA.4 है, BA.5 है, साउथ अफ्रीका में है और अलग अलग जगह में फैल रहे हैं। ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, आपके न्यूज़पेपर्स में रेगुलर तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा लिखा हुआ है प्लैंकटन एवोल्यूशन। प्लैंकटन एवोल्यूशन इन्होंने बताया है, देखो एक होते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स और ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये मैराइन फूड चैन में सबसे नीचे पर आ जाते हैं, ओके। मतलब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इनके बिना जो मैराइन लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, याद रखना, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ओके। जैसे पृथ्वी पर आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ट्री हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स देखने के लिए मिलेंगे और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी हुई है कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अर्थ के ऑर्बिट में वेरिएशंस आते हैं या फिर अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा इधर उधर होती है तभी आपका जो मैराइन फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो यहाँ पर इवॉल्व होते हैं। अब ये बहुत ही डीप स्टडी है, आपको इसके अंदर नहीं जाना कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन दिस अर्थ ऑर्बिट वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैराइन फाइटोप्लैंक्टन्स, ओके। रिसर्चर्स ने बेसिकली अलग अलग तरीके के जो प्लेस्टोसीन पीरियड्स थे वहाँ से फॉसिल्स उठा करके ये सब जाना कि डेविएशन होते हैं अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थ के, तब आपकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स की डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है जब अर्थ के ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी हाई होती है, ओके। तो ये सब अपने आप में डिटेल्ड कंसेप्ट है, आपको इसके अंदर नहीं जाना, बट हाँ एक पॉइंट यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्थ के रोटेशन का, अर्थ के ऑर्बिट वेरिएशन का फाइटोप्लैंक्टन की इवोल्यूशन पर असर पड़ता है। उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ ये डिसाइड किया जा सकता है अर्थ के ऑर्बिट वेरिएशन से, ओके। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये न्यूज़ आ जाती है, लिखा हुआ है कोविड-19 सर्ज प्रिपेयर्डनेस विद AI जीनोम सर्विलेंस। देखो जी, अभी तक हमारे पास जितने भी ऐसे कह सकते हैं कि उपकरण हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे आने वाले केसेस कैसे होंगे, मतलब वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी या फोर्थ वेव आएगी या नहीं आएगी, ये सब प्रिडिक्शन जो हैं वो हम सिर्फ इस बेस पर करते हैं कि प्रेजेंट में केसेस कितने हैं, ओके। प्रेजेंट में केसेस कितने हैं, वल्नरेबिलिटी कितनी है, वायरल लोड कितना है, इन सब के बेस पर हम यहाँ पर अपना जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर रिलीज़ करते हैं और ये प्रेडिक्शन आपका बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के यहाँ पर इस तरीके से रिलीज़ किया जाता है, ओके। तो ये जस्ट प्रेडिक्शन की अभी हमारे पास टेक्निक है, लेकिन अब क्या है कि हम जो है वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और साथ ही साथ जीनोमिक सर्विलेंस का यूज़ करके। इस सब प्रोसेस में जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कहीं पर भी जो आपका जीनोम्स है उनका यूज़ यहाँ पर नहीं किया जा रहा। इस सब प्रेडिक्शन के अंदर सिर्फ हम केसेस को देखते हैं, केसेस की प्रिपेयर्डनेस को देखते हैं और उसके बेस पर हम दिखाते हैं कि भाई आने वाले समय में कितने केसेस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो ये चीज़ डेवलप हुई है इसमें बेसिकली क्या है, तो ये स्टडी काम की नहीं है, बट फिर भी हम एक बार एक दो लाइन में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द करंटली अवेलेबल मॉडल्स जो हैं वो फ्यूचर ट्रेंड्स को इस बेस पर देते हैं कि इन्फेक्शन कितना है, डेथ रेट कितना है, वायरल लोड कितना है। मैंने आपको बताया कि करंटली हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
ये मॉडल्स किसी भी तरीके से वायरस सीक्वेंस को या फिर जीनोम सीक्वेंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, इनके अंदर किसी भी तरीके से जीनोम्स का प्रयोग नहीं किया जाता प्रिडिक्शन करने के लिए। ओके, अलग अलग रिसर्च के लिए जीनोम्स का यूज़ हो सकता है, बट प्रिडिक्शन के लिए इस तरीके से यूज़ नहीं होता। तो अब एक मॉडल आया जिसका नाम है स्ट्रेन फ्लो मॉडल। नाम मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है, बट फिर भी नज़र में रखना, ठीक है। ये स्ट्रेन फ्लो मॉडल जो है ये आपका जो जेनेटिक सीक्वेंस ड्राइवन अप्रोच है, इसके अंदर हम जेनेटिक सीक्वेंसेस का यूज़ करके, मान लो कोई वेरिएंट आया, कोई वायरस ही आया, ठीक है, ओमिक्रॉन आप यहाँ पर समझ लो, ओके, उसके अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर आकर निकल कर के आ रहे हैं, तो हम इसके जीनोम को सीक्वेंस करके उसके म्यूटेशंस वगैरह को देख करके हम आने वाले फ्यूचर में कि भाई इसके कौन कौन से वेरिएंट यहाँ पर बन सकते हैं, उससे कितने केसेस हो सकते हैं, प्रेडिक्शन, ये सब हम यहाँ पर लगा सकते हैं। वो कैसे होगा भाई, ये हमारे काम का नहीं, आप समझने की कोशिश करो, हम इतना डिटेल में जा रहे हैं, यही सफिशिएंट है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करते हुए हम फ्यूचर सर्जेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस मॉडल का यूज़ करके। इतना सा पॉइंट याद रखना। आप चाहो तो इसके अंदर भी जा सकते हो, बट किसी भी तरीके से इसके अंदर जाना मतलब काम का नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये मॉडल के रूप में है 36 डायमेंशन, 3 बेस कोडोन्स, ये सब हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, मॉडल्स पे एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर चल रहे हैं और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस तो हमें यहाँ पर नहीं पता लग सकते, स्ट्रेन फ्लो मॉडल भी हो चाहे कोई भी मॉडल हो, बट हम जो है वो एक एक्यूरेट सेंस यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से सर्जेस हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद HIV वैक्सीन की बात हो रही है, और HIV के लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसको हम रामबाण कह सकें कि भाई ये पक्का इलाज कर देगी इस चीज़ के ऊपर। ओके, तो ऐसी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन वगैरह के लिए है, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं है। वैक्सीन्स का डेवलपमेंट HIV के लिए 1980 से यहाँ पर बनना शुरू हो गया था। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अब हम और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग न्यू अप्रोचेस, जैसे कि mRNA टेक्नोलॉजी। mRNA कुछ नहीं, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है, और ये बेसिकली जो आपकी सेल्स हैं उनमें मैसेज पहुंचाने का काम यहाँ पर जो है वो करती हैं। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की जा रही है। 2022 में मॉडर्ना अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लॉन्च, यहाँ पर इन्होंने HIV वैक्सीन लॉन्च की, जिसके द्वारा mRNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये काम किया गया। और मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मॉडल्स यानी कि सिमिलर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए ये इस चीज़ को आपका अंजाम देंगे। तो इसमें बेसिकली इस तरीके की वैक्सीन डेवलप है जो कि टारगेटेड तरीके से डिलीवरी यहाँ पर करती है इस वैक्सीन की, और इस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करती है। ऑलराइट, तो ये इतनी सी न्यूज़ यहाँ पर आपके लिए मिल जाएगी। अच्छा, इसमें टर्म यूज़ हुई है mRNA टेक्नोलॉजी, तो फिर अब यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई mRNA टेक्नोलॉजी को पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए। ओके, तो अपने नोट्स वगैरह में कुछ खोला होगा, RNA DNA के बारे में पढ़ा होगा साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, तो उसको एक बार ज़रा सा रिवाइज कर लो, ये सफिशिएंट होगा। ओके, और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आगे देखने के लिए मिल जाएगी। ये न्यूज़ आपके लिए है, व्हाई आर ब्लू स्ट्रैगर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। देखो, हमारे जो सोलार सिस्टम है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सन भी अपना एक तरीके का स्टार ही है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके के स्टार की बात की गई है जिसका नाम है ब्लू स्ट्रैगलर। ओके, ये स्टार है ब्लू स्ट्रैगलर, और इसके बारे में अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। 6 मार्च का न्यूज़पेपर उठा करके देखिएगा, वहाँ पर आपको ब्लू स्ट्रैगर के स्टार के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। ओके, पर यहाँ पर हम इसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो इमेज है आप इसको इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, हम इसको अलग तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपके ब्लू स्ट्रैगर स्टार हैं, देखो पहले तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, लिखा हुआ है पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टार हैं जो कि क्लस्टर्स में देखने के लिए मिलते हैं और कभी कभी एलोन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कोई काम की लाइन हमारे नहीं हो जाती। ओके, इनका अपना एक अलग बिहेवियर होता है। याद रखना, जितने भी स्टार सोलार सिस्टम में हैं उनमें से 90% एक जैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन बाकी के जो 10% है वो अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उन 10% में से कुछ आपके यहाँ पर जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे कि होते हैं ब्लू स्ट्रैगलर। ओके, तो ये ब्लू स्ट्रैगलर जो हैं इनका कुछ अलग ही बिहेवियर होता है, और इस बिहेवियर को समझने के लिए स्टडी यहाँ पर जो है वो हुई है। इस स्टडी को जो है वो ऑब्जर्व किया गया बाई UVIT, यानी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। ओके, और ये इंडिया का पहला साइंस ऑब्जर्वेटरी है स्पेस के अंदर, तो इसकी मदद से इसको जो है वो यहाँ पर निकाला गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है स्टेलर अरेजिंग, तो स्टार के फॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरीके से एक स्टार बिहेव करता है। जनरल स्टार, अपना सन, ओके, सूरज किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में बताया गया। भाई पहले स्टार जो है वो किस तरीके से क्लासीफाई है, उनका एवोल्यूशन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि हमारा जो सूरज है, सन है, उसको हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं, क्योंकि इसकी जो एक प्रोसेस है स्टार की, पैदा होने से लेकर के मरने तक एक सीक्वेंस में यहाँ पर होती है। पूरी जो आपकी ब्रह्मांड है उसके अंदर 90% जो स्टार्स हैं वो मेन सीक्वेंस स्टार हैं, उनकी सभी की प्रोसेस एक जैसी होती है। ओके, स्टार का अपना एक मास होता है, उसकी अपनी एक एज होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सारी की सारी जो हाइड्रोजन उस स्टार में होती है वो हीलियम में यहाँ पर आपकी कन्वर्ट हो जाती है, और इसका जो कोर है वो धीरे धीरे डेंस हो जाता है, आउटर लेयर्स एक्सपेंड होने लगती हैं, और एक तरीके से ये रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेड जायंट आपको देखने के लिए मिलेगा, सारा फ्यूल जब इसके अंदर खत्म हो जाता है तो छोटा हो जाता है ये सुकड़ करके, और जो कूलिंग है मतलब इसमें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब सारा का सारा जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, और इसको कहते हैं वाइट ड्वार्फ, और इसके बाद जो स्टार की लाइफ है वो एंड हो जाती है। तो ये सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलती है। स्टार होगा, स्टार से रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट से वाइट ड्वार्फ बनेगा, और उसके बाद ब्लैक होल वगैरह की अब हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। करा हुआ है कई बारी, ओके, फिलहाल हम यहीं पर ही रुक जाते हैं कि इस तरीके से स्टार की प्रोसेस यहाँ पर होती है। बेसिकली स्टार का जो फिनोमिना है एनर्जी जनरेशन वगैरह का वो खत्म हो जाता है, ओके, तो इस तरीके से काम होता है। तो हमारा जो सूरज है वो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो है वो अलग तरीके स्पेशल तरीके का पैटर्न है, और इसी तरीके का जो पैटर्न है वो बहुत सारे स्टार्स और भी फॉलो करते हैं। बट ये पैटर्न एक तरीके के स्टार हैं जिनमें ये पैटर्न उल्टा है, ये पैटर्न नहीं होता, ओके, इसका अपोजिट पैटर्न होता है। देखो मैंने हाईलाइट की हुई है लाइन, लिखा हुआ है डू जस्ट द अपोजिट। तो क्या अपोजिट करते हैं ये यहाँ पर, तो इस चीज़ को देखो कि दे ग्रो ब्राइटर एंड होटर, ये कूलर नहीं होते लास्ट में जाते जाते, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कूलिंग फेज इनका आता है। तो ये जो इनके अपोजिट में वर्क करते हैं ये कूलर नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा होटर होते चले जाते हैं, और साथ ही साथ कलर भी इनका ब्लू होता चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड जायंट की बात कर रहे हैं या वाइट ड्वार्फ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो ब्लू होता चला जाता है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहते हैं स्ट्रैगलर, क्योंकि इनका बिहेवियर अलग है बाकी के स्टार से, और स्पेशली इनको कहते हैं ब्लू स्ट्रैगलर, क्योंकि इनका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है और ये गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। तो ये आपको ब्लू स्ट्रैगलर इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर जो स्टडी हुई है ये स्टडी है कि ये आखिर किस तरीके से ये चीज़ें बिहेव किस तरीके से करते हैं, ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं। तो उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, मैक्सिमम जो है वो आपके क्लस्टर में पाए जाते हैं, और क्लस्टर में पाए जाने के कारण इनके अंदर बाइनरी कंपेनियंस पाए जाते हैं। मतलब दो स्टार एक साथ यहाँ पर होते हैं, दो स्टार एक साथ होंगे, और एक स्टार जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होंगी वो दूसरे स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ओके। तो लिखा हुआ है स्ट्रैगलर ड्रॉज मैटर फ्रॉम द जायंट कंपेनियन, जो उसके साथ में दूसरा स्टार होता है, उसकी एनर्जी को, उसके मैटर को, उसके हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ सक करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे बड़े मैसिव और ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, ओके। इन्होंने ये भी बताया कि जो स्ट्रैगलर्स हैं वो ड्रॉ करते हैं मैटर को, यानी कि मैटर को खींचते हैं कंपेनियन स्टार से, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाते हैं, ओके। तो ये बात इन्होंने बताई। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि दिस ब्लू स्ट्रैगलर है क्या, कम से कम इतना तो याद रखो, कम से कम ये तो याद रखो कि ये स्पेस से रिलेटेड टर्म है, ओके, ताकि ऑप्शन एलिमिनेट कर सको। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैंने आपको वैम्पायर स्टार के बारे में बताया था, तो वैम्पायर स्टार भी यही काम करता है, ओके। ब्लू स्ट्रैगलर के बारे में मैंने आपको यहीं पर ही बताया था। ब्लू स्ट्रैगलर जो है वो एक तरीके का स्टार है, स्टार क्लस्टर्स में देखने के लिए मिल जाएगा, और होटर है, ओके, यंगर है अपने और स्टार्स की तुलना में, और क्योंकि ये जो है वो अपने जो नाइबर्स हैं उनसे हाइड्रोजन को खींचता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस स्मॉल स्टार जो है वो बड़े स्टार से एनर्जी को यहाँ पर आपका सक कर रहा है, ओके। तो ये जो स्टार्स हैं वो बेसिकली ब्लू स्ट्रैगलर हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। दूसरी जो टर्म आई उसका नाम है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार जो हैं वो कोई भी स्टार हो सकता है, जो कि मतलब देखो मैंने बताया कि सन जो है वो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, उसकी अपनी एक सीक्वेंसिंग है, स्टार के एवोल्यूशन से लेकर के उसके ख़त्म होने तक की अपनी एक सीक्वेंस है, और 90% जो स्टार्स हैं आपके यूनिवर्स में वो आपके मेन सीक्वेंस स्टार हैं। मेन सीक्वेंस स्टार जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं अपने कोर में, और साथ ही साथ इनके अंदर कोर न्यूक्लियर फ्यूजन देखने के लिए मिलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनको अंदर की तरफ यहाँ पर खींच रहा होता है। ये सब जहाँ प्रोसेस हो रही हैं वो सारे के सारे स्टार मेन सीक्वेंस स्टार के रूप में हैं, ओके। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला आर्टिकल है, लिखा हुआ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बनाना पील। देखो वैसे मुझे ये आर्टिकल पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बनाना पील के हिसाब से आर्टिकल लिख दिया,
बेसिकली बात इसमें उसी चीज़ की हो रही है, बायोमास की। बनाना पील इज़ नथिंग बट अ बायोमास। ओके, बायोमास जैसे गेहूँ, ओके, चावल हैं, ओके, इस तरीके के जितने भी आइटम हैं जिनको आप शुगर है, ओके, शुगर केन है, उन सभी को आप बायोमास के रूप में जो यूज़ करते हो वही आपका बनाना पील के रूप में भी यूज़ होता है। ओके, तो बायोमास इज इक्वल टू बनाना पील, बायोमास इज इक्वल टू राइस हस्क। ओके, इन सब को हम जो है वो एक ही नाम से यहाँ पर पुकारते हैं और इससे जो है वो हम एनर्जी बना सकते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि हम बायोमास से एनर्जी को जनरेट करते हैं और ये एनर्जी काफ़ी हद तक क्लीन होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। जरा सा हम निकलने की कोशिश करते हैं आर्टिकल से, तो देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से इस आर्टिकल को, इस पैसेज को इग्नोर करेंगे, इस पैसेज को इग्नोर करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, हमें फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा जो आपके बायोमास हैं उनके कुछ टाइप हैं, लाइक बनाना पील की बात हो रही है, ऑरेंज पील है, कोकोनट शेल है, इन सभी से हम जो है वो आपका कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वगैरह को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली जो बात की गई है वो बनाना पील से हाइड्रोजन के जनरेशन की बात यहाँ पर की गई है। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले क्या कई बार यहाँ पर आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर आपकी बन करके आती है वो किस तरीके से बनती है। तो आप वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पर तोड़ते हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप H2 और O2 में यहाँ पर कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली वो आपकी यहाँ पर हो गई, ये इसको आप यूज़ करते हो। अब इसको तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके की एनर्जी यहाँ पर चाहिए होती है। अब ये एनर्जी अगर आप बायोमास से लेकर के आ रहे हो तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जाना जाता है, रिन्यूएबल हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन भी आप इसको कहते हो। तो जो बायोमास यहाँ पर आपने यूज़ किया, इसके द्वारा हाइड्रोजन यहाँ पर बनी, दिस इज़ क्लीन एनर्जी, और इस तरीके से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इस बनाना टेक्नोलॉजी से जो आप हाइड्रोजन बना रहे हो, अभी इसको देखेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें यहाँ पर जानना जरूरी है। ए फ्यू वर्ड्स जो कि अट्रैक्टिव एनर्जी सोर्स बनाते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अट्रैक्टिव तो है ही भाई, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत है, मतलब हमारे पास भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन की जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें इसकी हीटिंग वैल्यू की, तो इसकी हीटिंग वैल्यू भी जो है वो कार्बन की तुलना में 7 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी हीटिंग वैल्यू भी ज़्यादा यहाँ पर है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि फॉसिल फ्यूल को अगर जलाओगे तो वातावरण में CO2 जाएगी, और CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो सिर्फ वाटर और हीट ही मिलती है, जो कि किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस का काम यहाँ पर नहीं करती। ओके, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस बताया गया है। इन्होंने ये भी बताया है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके की टेक्निक है जिसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का सेल है। इसके अंदर आपकी एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है और इधर से आप हाइड्रोजन को इन्फ्यूज़ करते हो। हाइड्रोजन को इन्फ्यूज़ करने के बाद इसके जो अंदर जो कैटलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशली मेटल कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, उन सब के द्वारा जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यहाँ पर तोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में तोड़ दिया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और यहाँ से हमें बिजली मिलती है। आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, वाटर और हीट। ठीक है, तो याद रखना, हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए वाटर एंड हीट यहाँ पर आप आउटकम में निकालते हो और इलेक्ट्रिसिटी इधर जनरेट करते हो। तो इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो आपके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइड्रोजन पावर्ड कार है, इन सभी में यूज़ होता है। कमर्शियली अवेलेबल हाइड्रोजन पावर्ड कार्स में भी आप देख सकते हो कि लगभग 5 से 6 kg कंप्रेस्ड हाइड्रोजन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाने के लिए सफिशिएंट है। अब ये थोड़ा सा पॉपुलैरिटी इसकी कम है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज वगैरह में कुछ चुनौतियां यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारी मात्रा में हाइड्रोजन एबंडेंट तो है, लेकिन हम उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल क्वान्टिटीज ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम अलग अलग प्रोसेस से लेकर के आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया के जनरेशन में। अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, इसके जनरेशन में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन को 90% जितनी भी हाइड्रोजन मौजूद है उसको हम अमोनिया के जनरेशन में करते हैं, और हम अमोनिया का जो जनरेशन है वो बेसिकली आपको मिलेगा कि हम एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि फर्टिलाइजर के रूप में यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये हाइड्रोजन का यूज इस तरीके से भी होता है। और ये मैंने आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया कि किस तरीके से बायोमास का यूज़ करके हम जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट का हो सकता है, एनिमल ओरिजिन का होता है, मतलब जो भी बायोमास यहाँ पर मौजूद है, लाइक स्टबल है, ओके, उस स्टबल वगैरह के अंदर भी आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन, कार्बन दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो भी बायोमास ही है। ओके, और वो बायोमास के अंदर सिंपल सी बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो यहाँ पर होंगे ही होंगे।
ओके, तो क्यों क्यों होंगे भाई? वो बायोमास है, मान लो प्लांट वगैरह, तो उसने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करा होगा जिसके वजह से उसके अंदर कार्बन स्टोर होगा। ओके, तो इसीलिए उसको हाइड्रोकार्बन के रूप में ही जाना जाता है। अब इस बायोमास से अगर हम यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट करते हैं, देखने के लिए मिलेगा जैसे बनाना पील का एग्जाम्पल है, तो उस बनाना पील अपने आप में बायोमास है, उसके अंदर 5% हाइड्रोजन है, 33% कार्बन है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो यही काम इस स्विस ग्रुप ने यहाँ पर किया, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन बनाने का काम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। ये सब बेसिक प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, दिस इज सफिशिएंट। ओके, और इसके अंदर हीट प्रोवाइड की गई, हीट वगैरह आपकी जेनोन लैम्प से हुई, ये सब आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इसके अंदर जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये कर रहे हैं वो है आपकी पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस के बेस पर जो आपको बायोमास है उसको हीट किया जाता है। पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी पायरोलाइसिस यहाँ पर की जाती है। तो आपका जो मटीरियल है बेसिकली देखो, यहाँ से आपकी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जनरेट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पायरोलाइसिस के द्वारा किया तो हाइड्रोजन तो हमने जनरेट कर ली, ये जो आपकी कार्बन है हमने इसको वातावरण में नहीं जाने दिया, हमने इसको सॉलिड के रूप में स्टोर कर लिया जिसको कहते हैं बायोचार। ओके, तो हमने इसको जो है वो बायोचार के रूप में स्टोर कर लिया, वातावरण में नहीं जाने दिया, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका यूज़ करना जरूरी है। और यहाँ से जो बायोचार ये निकल करके आया, ये बेसिकली कुछ नहीं है, सॉलिड कार्बन ही है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के अंदर बायोचार का यूज़ कर सकते हो। आप इसको जो है वो बेसिकली सोइल मिनरल कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही जो बायोचार होता है इसके अंदर छेद होते हैं, ये पोरस होता है, इस पोरस एरिया के अंदर आप हैवी मेटल को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो जो बायो रेमिडिएशन की तकनीक है वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके अंदर जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, सॉइल वगैरह से पॉल्यूटेंट है या वाटर क्लीन के लिए आप बायोचार को यूज़ कर सकते हो। पानी में डाल दो बायोचार, सारा का सारा पॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो बायोमास जो है वो आपका इस तरीके से यूज़ किया जाता है आपके द्वारा। मतलब बायोमास से हाइड्रोजन तो यहाँ पर मिल ही गई, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि कार्बन के कंटेंट भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो गए, जिसकी मदद से हम जो है वो बायोचार यहाँ पर आपका बनाते हैं। बायोचार क्यों बना? क्योंकि पायरोलाइसिस किया, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस की, जिसकी वजह से CO2 को वातावरण में नहीं जाने दिया, सॉलिड बायोचार के रूप में स्टोर कर लिया और उसका अलग अलग फील्ड में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका आर्टिकल है, ये डिटेल में डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं निकलता। हाँ, अभी इसको और भी डिटेल में इस्तेमाल किया जा सकता है, अभी मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, बट यहाँ जानना जरूरी नहीं है। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग चीज़ें कंपाइल होती रहती हैं, तो वहाँ पर आपको आता रहेगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था और इस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।